नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 15 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होगा जिसमें कई सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है 3-4 दिनों में, उसको भी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखेंगे भारत के सामने कौन कौन से चैलेंजेज हैं, भारत किन प्रकार से इन चैलेंजेस से निपटता है। उसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अफ्रीका को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, स्टैटिक व्यू से पढ़ेंगे, करंट से रिलेट करके भी पढ़ेंगे। हम लोग खीर भवानी मेला के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे खीर भवानी मेला क्या है और क्यों चर्चा में है। उसके अलावा भी एक टॉपिक है जो प्रधानमंत्री डिजिटल एग्री मिशन, ये मिशन काफ़ी पहले शुरू किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण से देरी हो गया, जिसके कारण से अब इसको शुरू किया जा रहा है। जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके 100 दिनों के एजेंडा में डिजिटल एग्री मिशन है। ये वर्तमान में 6 जिलों में, देश भर के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है डिजिटल एग्री मिशन। इसको समझेंगे क्या है ये मिशन और किस प्रकार से ये आने वाले समय में किसानों के लिए मददगार हो सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं छोटे मोटे फैक्ट सहित और डिटेल एनालिसिस, जिससे आपका मेंस और पीटी दोनों तैयार हो जाए। कई सारे टॉपिक हैं। देखिए आपका हेडलाइन क्या है, तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री महोदय इटली गए हुए हैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री जी जब जापान में G7 की बैठक हुई थी वहाँ पर भाग लेने गए थे, पिछले साल जापान भी गए थे। उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री को न्योता आया था अमेरिका से भी, लेकिन अमेरिका में कोविड के कारण से नहीं जा पाए थे। तो पिछले 2-3 बार से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं और भारत सरकार जो है ये G7 की बैठक में हम भाग लेते हैं, हमें बुलाया जाता है स्पेशल गेस्ट के तौर पर। G7 के मेंबर हम नहीं हैं, G7 के मेंबर नहीं हैं। कई सारे जो विश्लेषक हैं, बड़े बड़े जो इस सब्जेक्ट के विश्लेषक हैं, जैसे राम माधव का एक आर्टिकल है द हिंदू में ही आज। राम माधव आरएसएस के बहुत बड़े विचारक भी हैं, प्रचारक भी हैं, विचारक भी हैं और इस प्रकार की चीज़ों में एक्सपर्ट भी हैं। तो उनका आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बताया कि G7 जो है वो इररिलेवेंट हो गया है। इररिलेवेंट हो गया है क्योंकि इसमें जो बड़ी बड़ी इकॉनमी शामिल है उनमें एक शामिल है अमेरिका, जापान और जर्मनी, जबकि G21 जो है इसमें उससे ज़्यादा देश हैं और उससे बड़ी बड़ी इकॉनमी शामिल है। G21 में अमेरिका भी है और G7 के भी सारे मेंबर हैं, भारत भी है, जापान भी है और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इसलिए G21 जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने राम माधव जी ने अपने एक और उसी आर्टिकल में छोटा सा ये भी बताया है कि UN समय के साथ इरेलेवेंट हो रहा है, इसलिए ब्रिक्स जैसी संगठन, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं आपको कुछ विचार दूंगा जो अलग अलग जगहों से इकट्ठा होता है। उन्होंने क्या बताया कि ब्रिक्स जैसे जो संगठन हैं, ब्रिक्स जैसे संगठन हो गए, ऑकस हो गया, क्वाड हो गया, I2U2 हो गया, उसके अलावा भी संघाई SCO हो गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और भी कई सारे जो अलग अलग संगठन बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि UN जो है वो समय के साथ अप्रासंगिक हो रहा है, इरेलेवेंट हो रहा है। इसी कारण से उन्होंने ये भी बोला कि भाई G7 भी समय के साथ इरेलेवेंट हो गया है। इसके जो देश हैं वो कई बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, कोई बहुत बड़े वर्ल्ड ऑर्डर में उनका अब योगदान नहीं है। 1975 के आसपास जब G7 बना था तब इसका दबदबा था दुनिया भर में, क्योंकि उस समय बाकी जो विकासशील दुनिया थी वो कमज़ोर थी। लेकिन वर्तमान में दौर किसका आ गया है, तो साउथ साउथ कॉरपोरेशन का दौर आ गया है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का दौर चल रहा है। दक्षिण दक्षिण सहयोग में मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि दुनिया भर के जो विकासशील देश हैं वो अब दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं, वो अब दुनिया को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साउथ के भारत जो है वो नेता के तौर पर स्थापित है, क्योंकि भारत ने G20 के सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया। किसमें, तो G20 में। अब ये G21 के तौर पर शामिल हो गया, इसका नाम आता है G21 के तौर पर, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हुआ है। तो ये कुछ बहुत ही रेलेवेंट से पॉइंट उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में उपयोग कीजिएगा। जब आपसे G7 के क्रिटिसाइज़ करने के लिए पूछा जाएगा, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, वहाँ पर आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि दुनिया में इतने सारे संगठन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं UN जो है वो अपने काम करने में उतना सफल नहीं हो पाया। इस कारण से दुनिया के छोटे मोटे देश मिलकर खुद ही आपस में संगठनों को खड़ा कर रहे हैं और उसके थ्रू अपने काम कर निपटा रहे हैं। जैसे ब्रिक्स हो गया, जैसे SCO हो गया,
जैसे G20 हो गया, जैसे G7 हो गया, ये सारे के सारे उसको उदाहरण स्वरूप आप बता सकते हैं। उसके अलावा एक और न्यूज़ है, एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ा है लेकिन हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ा है, और हमारा डेफिसिट जो है, ट्रेड डेफिसिट, वो 7 महीनों में सबसे ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं, इससे पहले अक्टूबर 2023 में सबसे ज़्यादा था -3.01, मतलब कि हमारा ट्रेड डिफिसिट है माइनस में, इसीलिए ट्रेड डिफिसिट है। उसके पश्चात धीरे धीरे कम हुआ ट्रेड डिफिसिट और फिर अचानक से बढ़ गया है, पिछले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा स्तर पर पहुँच गया है। तो ये डेटा जो है ये याद रखने के लिए नहीं होता है, एज ए न्यूज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बढ़ते घटते रहते हैं ट्रेड डिफिसिट हमारा। इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि हमारे रुपए की जो परिवर्तनीयता है उस पर थोड़ा सा नुकसान हो जाता है हमें, और हमें डॉलर का नुकसान होता है, हमारा बाज़ार का जो है परिदृश्य उसमें भी थोड़ा सा नुकसान होता है। हमें ट्रेड डिफिसिट हमेशा कम करना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? विनिर्माण, इंग्लिश में हिंदी में बोले तो विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इकोनॉमी का, द्वितीय क्षेत्र होता है इकोनॉमी का, द्वितीय क्षेत्र होता है इकोनॉमी का, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट किन चीज़ों का करते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो? अगर हम वैसे आएंगे तो हम सर्विस का एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, सर्विस का एक्सपोर्ट, टर्सरी सेक्टर जो है, तृतीय क्षेत्र जो है, उसका एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट अभी भी हमारे यहाँ पर कम बना हुआ है, जिसमें हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम जेम्स एंड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एग्री इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर, और खनिज संसाधन, उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, गेहूँ, चावल, सब्जी, फल अपने यहाँ पर खूब उपजते हैं, उनको हम काफ़ी बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो गया। उसके अलावा न्यूज़ है, अरुंधति रॉय जी को जानते होंगे आप, इनको UAPA के तहत में दिल्ली के जो LG हैं उन्होंने अनुमति दे दी है कि इन पर UAPA के तहत में इन पर चार्ज लगाया जाए और इनको सज़ा सुनाई जाए, इन पर केस चलाया जाए। 2010 में इन्होंने भाषण दिया था, हमेशा ही ये भाषण इस प्रकार से देती हैं, भारत की अखंडता को ख़राब करने का काम करती है, अखंडता के ऊपर, हमारी संप्रभुता के ऊपर में सवाल खड़ा करती हैं। ये फार लेफ्ट विंग से बिलोंग करती हैं अरुंधति रॉय। 2010 में इन्होंने बयान दिया था कि जो कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट कभी नहीं है और ना ही होगा। बड़ा ही प्रोवोकेटिव सा बयान था इनका, और उसके पश्चात से अभी तक इन पर UAPA नहीं लगाया गया था, लेकिन उस बयान को लेकर अभी UAPA इन पर लगाया जा रहा है। इन्होंने कितनी ही बार भारत के प्रधानमंत्री की बहुत ही ख़राब शब्दों में, बहुत ही ख़राब शब्दों में, मतलब उतना ख़राब शब्दों में आपको नहीं बोलना चाहिए, उस तरह की चीज़ें बोली है। इन्होंने हिंसा को सपोर्ट किया है कितनी ही बार, और उसके साथ ही इन्होंने फार लेफ्ट विंग को, जो हिंसक होता है, उसको भी सपोर्ट किया है। ये इनका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष इनका ये है कि एक बहुत ही शानदार राइटर मानी जाती हैं, शानदार राइटर माना जाता है इनको। मैंने इनका कोई नोवेल नहीं पढ़ा, ना ही कभी पढ़ूंगा। इनके किताब का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक किताब का नाम बताया जो दुनिया में बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित किताब है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ही चर्चित, मतलब दुनिया के उम्दा नोवेल में अगर टॉप 10 आप निकालेंगे तो एक नोवेल का नाम ये आ जाएगा। लेकिन ये इनका एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी आपको मैंने बता दिया। तो इनके ऊपर अब चलाया जाएगा, और 1-2 लोग हैं जिनके ऊपर UAPA के तहत में चलाया जाएगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी G7 में भाषण दिया उन्होंने कि भारत में जो अभी वोटिंग हुआ था, चुनाव जो हुआ है, इसमें डेमोक्रेसी की जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला कि इसमें डेमोक्रेसी की जीत हुई है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, लोकतंत्र जीता है इसमें, न मैं जीता हूँ न विपक्ष जीता है, लोकतंत्र जीता है। और हुआ भी ऐसा ही है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात की है वहाँ पर। कहाँ पर? तो G7 में। G7 कहाँ पर हुआ है? तो इटली में हुआ है। तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा फैक्ट ध्यान में रखिएगा, छोटे मोटे जो हैं, इससे कई बार पूछा जा सकता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, कनाडा के और जापान के, उसके अलावा अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी मिले हैं। ये कुछ बड़े बड़े लोगों से मिले हैं। उसके अलावा पोप जो हैं उनसे भी मिले हैं। पोप वेटिकन सिटी, एक इटली में छोटा सा एक देश है, एक शहर के आकार का, वेटिकन सिटी। तो पोप वहाँ पर रहते हैं, क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु। तो उनसे भी मिले प्रधानमंत्री जी को कि वो भी G7 समिट में आए हुए थे। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जस्ट इमेजिन कि भारत में हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी G7 की बैठक में आ जाते। जस्ट इमेजिन कि G20 की बैठक में शंकराचार्य जी आते और उनसे सभी नेता मिलते। सट से हमारे देश को हिंदुइज़्म, फार हिंदुइज़्म और पता नहीं क्या क्या टैगलाइन चिपका दिया जाता कि भाई भारत सरकार हिंदुइज़्म को बढ़ावा दे रही है, ये कर रही। ठीक है,
सभी देशों की अपनी अपनी होती, तो वहाँ पर पोप भी आए हुए थे इस बैठक में और उनसे सभी नेता मिले भी। तो प्रधानमंत्री जी भी उनसे मिले, गले वले लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टेररिज्म से जुड़ा हुआ आर्टिकल आया हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। 70 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रहा है अपना, तो ज़रूर जुड़िएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 5 टेस्ट अभी हुआ है, 20 टेस्ट अभी बाकी है, जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट होगा और उसके अलावा 9 फुल लेंथ टेस्ट होगा। बहुत ही कम प्राइस पर आपको मिल रहा है। टेस्ट का कंटेंट हमारा मार्केट में जितने भी टेस्ट उपलब्ध हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंट बनाने की हमने कोशिश की है। मार्केट में जितने भी उपलब्ध हैं, ना तो हमारा टेस्ट बहुत कठिन होता है, ना तो बहुत ही आसान होता है। जिस प्रकार के बीपीएससी के क्वेश्चन आते हैं हमने कुछ कुछ उसी प्रकार का रखने की कोशिश की है। सेक्शनल टेस्ट की संख्या इसलिए ज़्यादा रखी है ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो जाए। घर बैठे बैठे टेस्ट लगाइएगा, रिवीजन अच्छे से होगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसी प्रेशर में आप पढ़ेंगे। 13 अगस्त तक अंतिम टेस्ट चलेगा, 13 या 14 अगस्त तक अंतिम टेस्ट चलेगा और उसके बाद आपको पूरी 1.5 महीना करीब में खुद से पढ़ने के लिए मिलेगा। इसीलिए इतनी जल्दी टेस्ट होता है, हर 2 दिन पर टेस्ट रहता है। जैसे कल था 14 को, तो 15, 16 नहीं 17 को हमारा टेस्ट होगा। इसीलिए जल्दी होता है ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। मैं अगर 4-4 दिन पर टेस्ट रखता तो आप रिवीजन नहीं कर पाते। टेस्ट के बाद खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जुड़िएगा, टेलीग्राम पर ही होता है। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। जो पेड ग्रुप में बच्चे ऐड हैं उनके लिए 500 प्राइस है और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए 650 प्राइस रखा गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगले। आप देखते हैं अगला एक छोटा सा और है कि 71 बीपीएससी के लोग अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी ज्वाइन बटन से 299 का पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे अगर आप मैसेज करेंगे तो भी 299 मंथली है और 2 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, साल भर का भी है। जो आप लेना चाहेंगे वो लेकर आप ऐड हो सकते हैं। अभी हम लोग 8 का ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे 1-2 दिन में। उसके पश्चात 9th ज्योग्राफी, 10th ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग करेंगे। फिर हम लोग 11th का करके फिर हम लोग हिस्ट्री पर आ जाएंगे। तो अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। GS1, GS2, निबंध लेखन सब कुछ ही होगा। आज सैटरडे है तो आज निबंध दूंगा मैं इसमें। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, जुड़िए, खुद से पढ़िए। मेरा जो भी प्रोग्राम होता है उसमें सेल्फ बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं। मेरे एफर्ट से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। आपको खुद से ही सीखना पड़ता है, खुद से ही पढ़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बेचो तो उसको पहले ईमानदारी पूर्वक 100% क्लियर कर दो, तभी किसी को 1 रुपया लो, नहीं तो मत लो, कोई बात नहीं। आप अगर जुड़ेंगे तो बेनिफिट होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं बस आपको गाइड करूँगा। ओके, चलिए देखते हैं आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि 4 दिनों में पिछले जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है और नई गवर्नमेंट के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4 टेरर अटैक हमें देखने को मिले हैं। आज का वीडियो अपलोड होने में देर होगा क्योंकि जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ टेरर अटैक, आतंकवादी, तो यूट्यूब ना फिर चेक करता है, पूरे वीडियो को डिटेल में चेक करता है। आधा घंटा लगा देता है चेक करने में कि कहीं इसने एटम बम का कोड तो नहीं बता दिया वीडियो में जिसको कोई यूज़ कर लेगा। तो इस प्रकार से वो चेक करेगा, इसलिए वीडियो अपलोड में देरी होगी। आतंकवाद के उन्मूलन को लेकर एक आर्टिकल आया हुआ है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। सोचिए, जिस देश में धार्मिक चीज़ों के लिए जा रहे थे यात्री, उनके बस पर फायरिंग हो गई। कोई भी किसी धर्म कार्य के लिए जाता है, अपने ईश्वर से मिलने जाता है, तो भक्तिमय माहौल में होता है थोड़ा सा। सोचिए उनके अंदर कितना बड़ा दहशत होगा। क्या वो फिर से जम्मू कश्मीर जाने की कोशिश करेंगे? ये बौखलाए हुए वो आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के सुख शांति को देख नहीं पा रहे हैं। उनको नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर इतनी तेज़ी से प्रगति क्यों कर रहा है, उसमें टूरिज़्म का विकास इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसका ट्रेड क्यों अचानक से बढ़ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी 100% से भी ज़्यादा तेज़ी गति से बढ़ रही है, वहाँ पर एकदम से डबल हो रहा है क्योंकि शांत हुआ है 370 हटने के बाद। ये तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ, कुछ अभी भी एक्टिविटीज़ हैं। तो इस कारण से वहाँ पर जो है आतंकवादी और जो लोग उसको अशांत करना चाहते थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और परेशानी में इसी प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। अटैक करते हैं, छुप जाते हैं, यात्रियों को, सामान्य लोगों को निशाना बना रहे हैं, सेना के काफिला को अटैक करते हैं, एयरफोर्स का काफिला को अटैक किया उन्होंने। तो ये बहुत ही विभत्स घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए क्या है कि भारत में आतंकवाद से संबंधित ढांचा, और पहले आतंकवाद को हम लोग देखेंगे क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा आज तक वैश्विक लेवल का कोई आतंकवाद की परिभाषा तक नहीं दी गई। BBC ऐसे जो चैनल हैं वो आतंकवाद शब्द यूज़ नहीं करते हैं, चरमपंथ बोलते हैं, चरमपंथ। आई डोंट नो किस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन ठीक है।
आतंकवाद हिंसा और धमकी का विशेष रूप से नागरिकों के विरुद्ध मनसापूर्ण और अवैध उपयोग है, जिसका उद्देश्य भय पैदा करना, राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्य प्राप्त करना होता है। और मुख्य रूप से भय पैदा करना ही होता है। देश का जो स्टैक है, देश का जो इज्जत है, देश की जो पहचान है, देश में शांति का माहौल है, उसको बिगाड़ना मुख्य रूप से यही होता है। लोगों में दहशत पैदा करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ख़त्म करना, जो शांति की तरफ में बढ़ रहा है वो क्षेत्र, उसको कमज़ोर करना, यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है। यह भय, व्यवधान, अनिश्चितता का माहौल बनाकर सरकारों या समाजों को प्रभावित करने का ध्येय रखता है। और इससे क्या होगा, समाज में डिवाइड क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं एक अशांति का माहौल बनता है। भारत आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के साथ कठोर रुख रखता है कि जीरो टॉलरेंस हम रखेंगे। आप बंदूक लेकर आओगे तो हमारे पास भी बंदूक वाले बहुत सारे लोग हैं, वो आपसे बात करेंगे। अगर आप बिना बंदूक के आओगे तो हमारे पास बिना बंदूक के बात करने वाले लोग हैं, वो आपसे बात करेंगे। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं हमारे पास। हालांकि आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। देखिए दुनिया का किस प्रकार से विडंबना है, सब प्रभावित हैं इससे, अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब प्रभावित हैं इससे, लेकिन अपनी घरेलू राजनीति के कारण आज तक उसको परिभाषित नहीं कर पाए, जिससे विशिष्ट गतिविधियों को आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है। यह अस्पष्टता आतंकवादियों को लाभ पहुंचाती है और कुछ देशों को चुप रहने, वैश्विक संस्थाओं में किसी कार्रवाई पर वीटो लगाने में सक्षम बनाती है। जैसे चीन ने कितनी ही बार, आपने सुना होगा कि मसूद अजहर को बचाने के लिए वीटो किया था यूएन में, कितनी ही बार। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं था आतंकवाद का, कोई अभी भी नहीं बन पाया है। घरेलू कानून कौन कौन से हैं? तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए 1967, ये बहुत ही कठोर कानून है यूएपीए। इसका कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है, लेकिन बड़ा ही शानदार सा कानून है। इस तरह के कानून आपके देश में होने चाहिए, क्योंकि आपके पास में चैलेंजेज इस प्रकार के हैं जिससे आपको डील करना है। ये आतंकवादी संगठन या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है, आतंकवादी गतिविधियों को अपराधी घोषित करता है और जांच और अभियोजन के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाता है। एनआईए को बनाया गया था 2008 में। एनआईए को बनाया गया था जब मुंबई पर ताज अटैक हुआ था। उसके पश्चात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बनाया गया था, जो टेरर आउटफिट जो होते हैं उनसे देश में ही लड़ता है और देश के बाहर भी इसको लड़ने की शक्तियाँ दी गई हैं। ये जाँच पड़ताल से लेकर, एक्शन से लेकर, गिरफ्तारी से लेकर, रेड मारने से लेकर हर तरह के काम करती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें आईपीएस जाते हैं और भी कई तरह माध्यमों से लोग जाते हैं। आप भी जा सकते हैं। आप अगर एग्ज़ाम पास करेंगे, स्टेट का ही पास करेंगे, आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे अधिकारियों को अपने पास डिप्यूटेशन पर बुला लेती है, सीबीआई के लिए, एनआईए के लिए, आरएडब्ल्यू के लिए, आईबी के लिए। तो उसमें स्टेट के ऑफिसर्स भी जाते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहाँ पर डिप्यूटेशन के स्तर पर बुला लेती है। अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो, हीरोपंथी नहीं, काम करेंगे तो। यूट्यूबर बन जाते कई सारे लोग बीपीएससी यूपीएससी पास करके, वो नहीं, काम अगर अच्छा करेंगे तो। ओके। संस्थागत ढांचा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की देखरेख और समन्वय करता है, जिसमें आतंकवाद विरोधी प्रयास भी शामिल है। गृह मंत्रालय घरेलू स्तर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों और खुफिया सूचना संग्रहालय का नेतृत्व करता है। दरअसल में गृह मंत्रालय का काम है कि मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर हो, उसमें शांति स्थापित करवाना। जम्मू कश्मीर में आर्मी भी है, वहाँ पर सेना भी है, तो इसलिए सेना की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सबसे मुख्य काम किसका बनता है? तो वो गृह मंत्रालय का बनता है, क्योंकि उसकी जो फोर्सेज हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, आरपीएफ हो गया, जो जम्मू कश्मीर में सेंट्रल पुलिस फोर्स सीपीएफ जो वहाँ पर लगाए गए हैं, उनका मुख्य रूप से ये काम बनता है। और कहीं न कहीं खुफिया संग्रह हम करने में या सूचनाओं को संग्रह करने में हम कहीं न कहीं विफल हुए हैं। इस कारण से अटैक हुआ है। कहीं तो हम विफल हुए हैं, तभी तो 4 दिन में 4 अटैक हुआ है। नहीं होना चाहिए था। हम इतनी बार सफल होते हैं, लेकिन 4 बार विफल हुए तो 4 अटैक हो गए। सोचिए कितने बड़े स्तर पर अटैक हुए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए आतंकवाद संबंधी बड़े मामलों की जांच और अभियोजन में भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, भारत आतंकवाद विरोधी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का हस्ताक्षर करता है, जिसमें शामिल है राजनयिक एजेंटों सहित अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड पर अभिसमय जो है, उसमें हम 1973 में हम हस्ताक्षर करता देश हैं। बंधक बनाने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1979, आतंकवादी वित्तपोषण के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1999। इन सभी चीज़ों का हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा हैं आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। आतंकवाद के विभिन्न उभरते रूप कौन कौन से हैं? तो लोन वुल्फ अटैक, इसमें एक अकेला आदमी होता है जो क्या करेगा, जो किसी भी हथियार का यूज कर सकता है। एक ट्रक लिया और जाके लोगों पर चढ़ा दिया। नीस अटैक फ्रांस, उदाहरण आपको पता होना चाहिए। लंदन में, इसलिए यूरोप में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर, वो कुछ किसी भी चीज़ को हथियार बना लेता है।
ऐसे ही अमेरिका में असॉल्ट राइफल भी मिलते हैं, आपको पता होगा कि आप पैसे लेकर जाइए और असॉल्ट राइफल खरीद सकते हैं आप। असॉल्ट राइफल जो वॉर में यूज़ किया जाता है सैनिकों के द्वारा आमने सामने के युद्ध में, असॉल्ट राइफल खरीदते हैं और छत पे खड़े होकर गोली चला के भून देते हैं। तो ये क्या है? तो ये लोन वुल्फ अटैक होता है। ये किसी संगठन से सामान्य तौर पर नहीं जुड़े होते हैं, इनको दूर बैठकर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और ये चलता फिरता हथियार हो जाते हैं। एक गाड़ी उठाया, 50 लोगों को चल दिया। क्यों? तो पता नहीं क्यों। लोन वुल्फ अटैक इसको कहा जाता है। ये टर्म ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है? जैव आतंकवादी संबंधी जोखिम। भाई बायोलॉजिकल वेपन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी ने जैव आतंकवादी हमले की संभावना को ध्यानाकर्षित किया, जहां बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिए वायरस, बैक्टीरिया या अन्य जैविक विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। मानव रहित यान या ड्रोन संबंधी खतरे। आपने देखा होगा कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के इलाकों में और उसके साथ साथ हमारे पंजाब के इलाकों में तस्करी के लिए मानव रहित विमानों का, मानव रहित जो ड्रोन होते हैं उनका भारी स्तर पर उपयोग किया गया। छोटे मोटे ड्रोन बनाकर उसमें ग्रेनेड लगा देते हैं और गिरा देते हैं कहीं पर भी। उसमें ड्रग लगाकर इधर भेज देते हैं और ड्रग का तस्करी करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ नए प्रकार के चैलेंजेज आतंकवादी में हमें सामने आ रहे हैं। उदाहरण के भारत ने जून 2021 में जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर एक गंभीर ड्रोन हमले का सामना किया। भारत पाकिस्तान सीमा से 14 किलोमीटर दूर स्थित इस एयरबेस पर लो फ्लाइंग ड्रोन द्वारा हमला किया गया, जहां एयरबेस पर 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED गिराए गए थे। दरअसल में इन्होंने क्या किया, जो ड्रोन होते छोटे छोटे उनमें IED लगा दिया और उसको एयरफोर्स के कैंपस में लाकर उस IED को गिरा दिया। इससे भारी नुकसान हुआ था और इसमें बहुत मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ों को रोकना। उसके बाद साथ से DRDO ने ड्रोन कैप्चरिंग तकनीक बनाया था, ड्रोन कैप्चर तकनीक बनाया था, जिसे छोटे मोटे ड्रोनों को कैप्चर करके गिराया जा सकता है। आतंकवादी को सुरक्षित ठिकाने। अफ्रीका, मध्य पूर्व, कुछ भूभागों में लंबे समय संघर्षरत सीमित शासन वाले संवेदनशील क्षेत्र आतंकवादी समूहों को सुरक्षित आश्रय पाने, प्रशिक्षण, अवसंरचना स्थापित करने, सीमा पार हिंसा फैलाने के अनुकूल आधार प्रदान करते हैं। ऐसे स्टेट जो रोग स्टेट होते हैं, रोग स्टेट का तात्पर्य होता है जो स्टेट अपने सभी इलाकों पर सही से विधि का शासन लागू नहीं कर पाते हैं या लागू कर भी पाते हैं तो आतंकवादियों के सामने सरेंडर कर देते हैं वो। इस प्रकार जैसे लेबनान है, वहाँ पर एक संगठन है हिजबुल्लाह, जिसको ईरान समर्थन देता है। लेबनान खूबसूरत लोगों का देश माना जाता है। लेबनान के लोग बड़े सुंदर होते थे, जिस प्रकार से इटली के लोग दुनिया में सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं कि लेबनान में वहाँ की सरकार जो है, ये हिजबुल्लाह संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के खिलाफ काम करती है, इसके सामने सरेंडर्ड है। लेबनान सरकार से ज़्यादा इसके पास में इक्विपमेंट और हथियार है। सोचिए किसी देश की सरकार ज़्यादा उस देश में रहने वाला कोई गुट मजबूत हो जाए तो क्या कंडीशन होगा। इसी प्रकार का एक और देश है मैक्सिको। यहाँ पर गैंग वॉर की ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं, हर रोज़ सड़क पर 20-50 लाश उठाए जाते हैं। एक और देश है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर चलते फिरते लोगों को उतार कर उनसे गाड़ी छीन ली जाती है। इसी प्रकार का है सोमालिया। कई सारे गुट वहाँ पर काम करते हैं जो जलदस्यु हैं। पाकिस्तान हो गया, यहाँ तो कमी ही नहीं है इन चीज़ों की। अफ़गानिस्तान में तालिबान जब से आया तब से उन्होंने सारे आउटपुट को ख़त्म कर दिए हैं। हालांकि ISIS खुरासान गुट जो है ये अभी भी वहाँ पर सक्रिय है। ये कुछ गुटों के नाम आपको लिखने पड़ेंगे, कुछ उदाहरण आपको देने पड़ेंगे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो इसलिए इतने सारे मैंने नाम आपको बताए हैं। तो ये क्या है, तो जो कोई देश अशांत होता है तो उन क्षेत्रों में उभरने वाले जो गुट होते हैं, अलग अलग हिंसक गुट, वो अगल बगल के देशों को भी कई बड़े चैलेंजेस उत्पन्न कर देते हैं। जैसे भी वर्तमान में म्यांमार जो है वो काफ़ी अशांत चल रहा है। वहाँ पर आपको पता होगा कि अराकान आर्मी, ये विद्रोही गुट है जो म्यांमार सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है, भारी स्तर पर हिंसक गतिविधियों में संलग्न है। म्यांमार सरकार भी संलग्न है। तो हमारे बगल अगल में देखिए किस प्रकार के रोग नेशन बन रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पर तो होगा ही अशांति का माहौल। तो आतंकवाद अपराध गठजोड़ भी हो रहा है, सिंडिकेट तैयार हो जाता है। जैसे नशीली दवाओं, नशीली पदार्थों की तस्करी की जाती है, मानव तस्करी की जाती है, हथियारों की तस्करी की जाती है। इनसे भारी मात्रा में पैसा कमाया जाता है और उस पैसे का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए किया जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेज आपको समझने पड़ेंगे। चैलेंजेज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उसको टैकल कैसे कर पाएंगे। उभरती प्रौद्योगिकी संबंधी प्रेरित आतंकवाद भी है, जिसमें साइबर हो गया, ऑनलाइन किसी को ब्रेन वॉश कर देना, ऑनलाइन ख़राब वीडियो का प्रसारित करना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसमें, क्योंकि उसमें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
ट्विटर, इनके माध्यम से अपने कट्टरपंथी विचारों को परोसना, ये मुख्य रूप से एक चैलेंजेस बनकर सामने आ रहे हैं। भारत के समक्ष विद्यमान आतंकवादी संबंधी चुनौती कौन सी है? सीमा पार आतंकवाद है, अलगाववादी आंदोलन आतंकवाद है, जैसे लिट्टे हो गया, LET, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद। उसके अलावा खालिस्तानी गुट भी आजकल बहुत सक्रिय हैं, जगह जगह पर परेशान करते रहते हैं। पंजाब छोड़कर बाकी सभी जगहों पर खालिस्तान की मांग करते हैं। पंजाब के सिख कभी नहीं मांग करते हैं, कुछ एक आध उसमें दिखेगा आपको जो भी बाहर से प्रेरित होते हैं, लेकिन कनाडा में रहने वाले सिख खालिस्तान की मांग करते, तो कनाडा में ही बना लो, है ना। कट्टरपंथ का प्रसार और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाकर भी भारत के युवाओं को फंसाया जाता है इसमें। अगला देखिए क्या है कि फरवरी 2024 में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के मामले में NIA ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। साइबर आतंकवाद, ये सब कुछ हमारे सामने बड़े चैलेंजेज हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया, तब से हमारे यहाँ पर गतिविधि बढ़ गई है। उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये कुछ हमारे सामने चैलेंज। अब इसको उपाय क्या हो सकता है? केवल दंड पर नहीं बल्कि पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऑल आउट जैसे ऑपरेशन चलाना चाहिए, जो कई बार जम्मू कश्मीर में चलाया भी जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी डेटाबेस की स्थापना करना चाहिए और हमें ऑनलाइन निगरानी को बढ़ाना चाहिए इस तरह के तत्वों को लेकर, जिससे हम इनको रोक सकें। भौतिक सुरक्षा उपायों में वृद्धि करनी चाहिए, हमें अपने बाड़ को मजबूत करना चाहिए, ड्रोन को रोकने के उपाय करने चाहिए। हमें अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो भटके ना। सरकारों को डायरेक्ट संवाद करना चाहिए जो भी कम्युनिटी खतरा महसूस करती है उनसे। पुलिस के लिए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रशिक्षण भी होना चाहिए, पुलिस को भी बनाना चाहिए इस प्रकार का। साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन आतंकवादी विरोधी क्षमताओं को भी हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा। सुरक्षा बलों के साथ ही समुदायों को भी सशक्त बनाना पड़ेगा। यही जो मैंने आपको बताया है कि कम्युनिटी को जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे, तो कम्युनिटी सामने नहीं आएगी, तब तक आतंकवादी संबंधी चीज़ें नहीं रुक पाएंगी। जब तक किसी को धर्म के नाम पर बरगलाया जाएगा, तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगा। जो लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते लिखते हैं, वो उनको बरगलाना काफ़ी कठिन होता है। हालांकि कई बड़े आतंकवादी अच्छे खासे डिग्री धारक भी हुए हैं। तो कुछ चैलेंजेज को, समाधान को ध्यान में रखिएगा। इतना डिटेल इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। ये निबंध लेखन में आ सकता है, GS2 में आ सकता है, GS1 में आ सकता है, UPSC में इंटरनल सिक्योरिटी में पूछ सकता है आपसे, और पूछा ही जाएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि G7 के लीडर्स ने तय किया है, प्लान किया है कि भाई हम अफ्रीका में इन्वेस्ट करेंगे, अफ्रीका में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे अफ्रीका से माइग्रेशन को रोका जा सके। माइग्रेंट जहाँ से आ रहे हैं, अगर उनको वहीं पर जॉब और अच्छा जीवन मिलने लग जाएगा तो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। दरअसल यूरोप जो है वो भारी माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। यूरोप बहुत बड़ी माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। तो अब इसको रोकने के लिए क्या उपाय है? कहाँ कहाँ से माइग्रेंट्स आ रहे हैं? तो एशिया के जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे ईरान हो गया, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, यहाँ से भारी मात्रा में लोग, क्योंकि यहाँ पर जीवन अशांत हो गया है, जीवन यहाँ पर सही नहीं चल रहा है, इंक्लूडिंग भारत से भी कई सारे लोग जाते हैं माइग्रेंट्स के तौर पर। अब अमेरिका में बारों को पार करने की कोशिश करते हैं, रात को बर्फीली क्षेत्रों से गुजरते हैं। कई बार लोग मारे भी गए। गुजरात की एक फैमिली मारी गई थी पिछले महीने ही अमेरिका में बॉर्डर पार करते हुए। तो ये सब क्या है? तो दुनिया के अलग अलग जगहों से माइग्रेंट्स आते हैं। कहाँ पर? तो अमेरिका में और यूरोप में दरअसल में अफ्रीका से नज़दीकी है, तो यूरोप में भारी स्तर पर बहुत भारी मात्रा में लोग आते हैं अफ्रीका से और एशिया से। इससे बहुत बड़े संख्या पर ये देश परेशान है। इन्होंने बोला है कि हम अफ्रीका में निवेश करेंगे, जिससे अफ्रीका में क्या हो कि माइग्रेंट्स की संख्या को कम किया जा सके। उसके अलावा इन्होंने अफ्रीका में एक प्लान बनाया है कि अफ्रीका में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए जिन एरिया से माइग्रेंट्स आते हैं। ओके, लेकिन अगर हकीकत में बताऊं तो ये बड़े बड़े नेता मिलते हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। हम क्या करेंगे? हम आज अफ्रीका को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि अफ्रीका का फिजिकल मैप क्या है, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है गुरु। ये सब प्लान वाला नहीं पूछा जाता है। माइग्रेशन की समस्या ज़रूर पूछी जाती है, उसको हम लोगों ने एक बार पढ़ा है, एक बार और पढ़ लेंगे, लेकिन ये प्लान 1 G7 का क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये सब हवाई बातें होती हैं। हकीकत में अगर जाने हम लोग तो इन्वेस्ट करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए करेंगे। अभी भी तो वर्तमान में जितने भी अफ्रीका में कोल वगैरह के या धात्विक खनिज खाने चल रहे, सभी यूरोपीय कंट्रीज़ का ही तो है। उन्होंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? अफ्रीका जो है वो संसाधन के रूप में इतना ज़्यादा अमीर है, संसाधन सबसे ज़्यादा है, लेकिन लोग गरीब हैं,
सारे संसाधन तो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां ही उखाड़ उखाड़ कर ले जा रही हैं, चीन की कंपनियां ले जा रही हैं, भारत की कंपनियां ला रही हैं, लेकिन कोई वहाँ पर निवेश क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं वहाँ पर सड़क बना रहा, स्कूल बना रहा है? क्योंकि सड़क स्कूल बन जाएगा तो वो जागरूक हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनके पास से क्या ले जा रहे हैं ये लोग, और उनके बदले में उनको रोटी तक नहीं देते हैं। तो ये उनको अगर पता चल गया तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बात यही है। तो अब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि हम वहाँ पर निवेश करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके लिए समस्या खड़ी हो गई। अब समस्या अफ्रीका तक सीमित नहीं रही, अब लोग नाव बनाकर इनके घर आने लग गए, तब इनको दिक्कत हो रही है। तब दिक्कत को रोकेंगे कैसे? तो अफ्रीका में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, जितना वहाँ से ले रहे हैं उसके बदले में थोड़ा सा निवेश कर दिया जाए। जितने एप्पल के प्रोडक्ट बनते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ आप देखते हैं, कोबाल्ट कहाँ से खोद कर लाते हैं? अफ्रीका से। इतने बड़ी बड़ी सामान जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बन रहे हैं, इतने भारी स्तर पर प्रोडक्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हैं, सब अपना खनिज पदार्थ अफ्रीका से उठा कर लाते हैं। सोने चांदी हीरे जवाहरात का भरमार है अफ्रीका में। लेकिन सबसे गरीब देश है, सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं। चलिए देखते हैं अफ्रीका को, देखते हैं, समझते हैं। मैप भी देखेंगे इसका, डिटेल में इसको कवर करेंगे। एक दिन हमने अमेरिका को कवर किया था, आज अफ्रीका की बारी है। अफ्रीका क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के पश्चात, जो पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का 6%, कुल भूमि क्षेत्र का 20.4% कवर करता है। अफ्रीका को कभी कभी मातृभूमि महाद्वीप का उपनाम भी दिया जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर सबसे पुराना बसा हुआ महाद्वीप है। यहाँ से इंसानों का सिविलाइजेशन शुरू ही हुआ था। यहाँ से सबसे पहले मानव यहीं से प्रवास करके दूसरे जगहों पर गए थे। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है। सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं आपके, जो भी मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। जो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, मकर रेखा और कर्क रेखा से घिरा हुआ है। ग्रीनविच मेरिडियन अफ्रीका के पश्चिम भाग से गुजरती है। अफ्रीका का अगर आप मैप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से ग्रीनविच गुजरती है, यहाँ से विषुवत गुजरती है, कर्क भी गुजरती है, मकर भी गुजरती है, तीनों के तीनों यहाँ से गुजरती है। ये एकमात्र महाद्वीप है जहाँ 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर से मिलता है। ये रेखाएं गुयेना की खाड़ी में मिलती है। क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा सबसे बड़ा देश है? अल्जीरिया। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया। सेशल्स अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, जो द्वीपीय देश है, छोटा सा, आपको सेशल्स दिखा होगा हिंद महासागर में। भूमध्य सागर द्वारा यूरोप से अलग किया गया है। यह स्वेज के 163 किलोमीटर चौड़े इस्तमुस्त द्वारा अपने पूर्वोत्तर चरम छोरों पर एशिया से जुड़ा हुआ है। स्वेज नहर के कारण ये एशिया से अलग होता है, और उस स्वेज नहर से ही एशिया से जुड़ा हुआ है अरेबियन प्रायद्वीप से। यह उत्तर पूर्व में सिनाई प्रायद्वीप के साथ लाल सागर, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह भूमध्य रेखा द्वारा लगभग आधे भाग में विभाजित होता है। भूमध्य रेखा ठीक लगभग में बीचों बीच से गुजरती है, जो आपका इक्वेटर है। अफ्रीका में 8 प्रमुख भौतिक क्षेत्र हैं: सहारा, सहेल, इथियोपियाई हाईलैंड्स, सवाना, स्वाहिनी तट, वर्षावन, अफ्रीकी महान झीलें और दक्षिण अफ्रीका। इसमें से 54 संप्रभु राज्यों को पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है। 54 देश हैं करीब में इस पे। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 0 डिग्री। ये जो है ये अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली टाइप की है। ग्रेट रिफ्ट वैली माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो इलाका है, ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये अलग हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा, अफ्रीका के मुख्य भूमि से कटकर अलग हो जाएगा। ये अफ्रीका के मुख्य भूमि से कट जाएगा। ये यहाँ पर लेक विक्टोरिया है। यहाँ पर आपको दिखेगा सहारा का रेगिस्तान। ये है सहारा का रेगिस्तान। ये माउंट एटलस है। ये माउंट एटलस है, अफ्रीका की सबसे पूर्वी की चोट पर स्थित है। माउंट एटलस है, ये माउंट एटलस बोला जाता है इसको, माउंट एटलस बोला जाता है इसको। यहाँ पर आपको दिखेगा मिस्र देश है। यहाँ पर आपको मिस्र देश दिखेगा, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। उसके पश्चात से यहाँ पर आपको सहारा का ख़त्म होते ही यहाँ पर कई सारे देश आपको दिखेंगे, कई सारे देश दिखेंगे जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं और विषुवतीय देश हैं। ये सारे के सारे लगभग में सारे के सारे विषुवतीय देश में आते हैं, विषुवत के इर्द गिर्द आते हैं। यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है, वर्षा भी खूब देखी जाती है। यहाँ के शुष्क आर्द्र मौसम में, यहाँ के आर्द्र मौसम में एक शुष्क हवा चलती है जो सहारा से उठती है। सूखी हवा चलती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मौसम में जब सूखी हवा चलती है उसको नाम दिया जाता है डॉक्टर हवा, डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, जिसका नाम है हरमट्टन।
हर मट्टन क्यों डॉक्टर कहा जाता है? बिल्कुल आर्द्र और ह्यूमिडिटी से भरा हुआ माहौल में जब सूखी हवा चलती है, शुष्क हवा चलती है, अफ्रीका में सहारा से रेगिस्तान से उठती है, तो मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। इस कारण से इसको डॉक्टर हवा का नाम भी दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। यहीं पर ग्रेट विक्टोरिया लेक से नील नदी निकलती है, जो नील नदी बहकर मिस्र होते हुए ये भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। और इसको नील नदी के कारण ही कई सारे देश, जैसे नील की सभ्यता वाला देश जो है मिस्र का जीवन आधार जो है वो नील नदी पर ही आधारित है। यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के ख़त्म होते यहाँ पर मोरक्को जैसे देश दिखेंगे आपको। माउंट एटलस है यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर माउंट किलिमंजारो भी है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। 5000 मीटर से भी हाइट ज़्यादा है उसकी। और ये ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहाँ पर है? तो तंजानिया में स्थित है। और यहाँ पर विषुवत के करीब में होते हुए भी, विषुवत के ठीक बगल में होते हुए भी इस पर्वत के सर्वोच्च चोटी पर बर्फ़ पाई जाती है। अफ्रीका में बर्फ़ वाली चोटी एक ही है, वो है कौन सी? तो माउंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट 5800 मीटर से भी अधिक है। और ये ज्वालामुखी पर्वत है और ये तंजानिया के पास में पाई जाती है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, ये सारा कुछ क्लियर होगा। अफ्रीका में कई सारी नदियाँ बहती हैं, उनके बारे में एक बार आप एटलस में ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपका भूमध्य सागर का देश हो गया। अब कुछ देशों को दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पर ठंडी जलराशि बहती है, यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है। इसके कारण से कालाहारी डेजर्ट का निर्माण हुआ है। इतना सारा कुछ ध्यान में रहेगा। यही वो गल्फ ऑफ गुयाना है, जहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर और 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीन बीच है वो दोनों मिलते हैं। ओके, नेपोलियन को कैद करके यहीं पर रखा गया था। अब जरा आप देशों का मैप देख लीजिए, कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य सागर से जिनका लगता है। तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ये सबसे बड़ा देश है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है और इजिप्ट है, जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। इजिप्ट जो है भूमध्य सागर और लाल सागर से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश है। सूडान है और इरिट्रिया है। उसके अलावा आपको सोमालिया दिख जाएगा, ये जिबूती है। इथियोपिया है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये पश्चिमी अफ्रीका के देश हो गए, ये आपके कोस्टल देश हो गए सारे के सारे। और यहाँ पर आपको दिखेगा इक्वेटर गिनी, एक देश है इक्वेटर गिनी, जहाँ से इक्वेटर नहीं गुजरती है, इक्वेटर गिनी से। यहाँ पर आपको दिखेगा साउथ अफ्रीका, यहाँ पर केप टाउन दिखेगा, ये मेडागास्कर है। और यहीं पर सेशल्स और यहाँ पर आपको दिखेगा छोटे छोटे अलग अलग देशीय देश। तो ये अफ्रीका का एक थोड़ा सा वर्णन किया है मैंने, इस पर घंटों का लेक्चर हो सकता है। डिटेल में अब आप क्या करेंगे, एटलस से देख लेंगे इसको एक बार, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चर्चा में रहता है हमेशा से। अगला टॉपिक है डिजिटल कृषि मिशन, जिसके लिए आर्टिकल आया था आज के पेपर में, न्यूज़ है। देखिए उस न्यूज़, देखिए क्या लिखा हुआ है कि लॉन्च ऑफ 2800 करोड़ डिजिटल एग्री मिशन, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंडा फॉर द फर्स्ट 100 डेज। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान जी को मिला है और डिजिटल एग्री मिशन को शुरू किया जा रहा है, जिसको वर्तमान में कई सारे 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में और बीर महाराष्ट्र में, गांधीनगर गुजरात में, फतेहगढ़ साहिब पंजाब में और बिंधुन नगर तमिलनाडु के अलग अलग ज़िले हैं जहां पर इसको चलाया जा रहा था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें किसानों को रजिस्ट्री की जाएगी, यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, किसानों को। उनका जो फार्म लैंड है उसका एक यूनिक लोकेशन तय किया जाएगा, डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा वो कौन सी फसल लगा रहे हैं, कौन सी फसल नहीं लगा रहे हैं, इसका भी डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो एग्री डिजिटल मिशन का मतलब है कि किसानों को 100% डिजिटलाइज कर देना, उनका रिकॉर्ड रखना अपने पास में, जिससे किस किसान ने क्या पैदा किया, क्या नहीं पैदा किया, कितना उसको फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना बड़ा उसका खेत है, क्या उसको राशि मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, उसका एक यूनिक आईडी होगा। तो कितना लोन उसने लिया हुआ है, कितना लोन उसको चुकाना है, इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब हम एक ही जगह पर रख पाएंगे। सामान्य भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यही है इस योजना का, डिजिटल एग्री मिशन का तात्पर्य। मोदी 3.0 का ये सबसे प्रमुख योजनाओं से एक मानी जा रही है। इसको काफ़ी पहले ही शुरू किया जाता, 2022-21 के आसपास ही शुरू किया जाना था इसको, 21-22 के आसपास ही, लेकिन कोरोना के कारण से इसमें काफ़ी अच्छा खासा देर हो गया। अब 2024 में इसको शुरू किया जाएगा। इस यूनिक आईडी की मदद से किसानों को PM किसान योजना, उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
उर्वरक जो उनको सब्सिडी पर मिलता है वो, उसके अलावा किसानों को जो भी सहायता देनी होगी वो हम यूनिक आईडी के थ्रू में उनको प्रदान कर देंगे। इस समय ये पता चलेगा कि रजिस्टर्ड किसान कितने हैं देश में, जिससे हम उनको टारगेटेड बेनिफिशरी पहुंचा सकते हैं, टारगेटेड बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो इसको अभी इतना ही ध्यान रखिए, आने वाले जब ये लागू होगा तब इसके बारे में और डिटेल्स सामने आएंगी, तब हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है ये है आपका केविल प्राइज़ इसको कहा जाता है, और ये प्राइज़ जो है ये नोबेल के समतुल्य बनाने की कोशिश की जा रही है। जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है उसका मिररिंग, मतलब कि भाई उसके समतुल्य इसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है केविल प्राइज़ को। इसमें होता क्या है तो देखिए, यहाँ पर कुछ अंतर भी दिया हुआ है। दरअसल में फ्रीड केविल जो 1927 से 2013 तक काम किया, ये एक बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर भी रहे हैं, और इनका इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा रुझान भी रहा है, इनका इन क्षेत्रों से लगाव भी रहा है। इनके कंपनी है जो एयर प्रेशर से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने का जो डिवाइस होता है वो बनाने का काम करती है, और ये डिवाइस एरोप्लेन सहित कई सारे जगहों पर उपयोग किया जाता है। इन्होंने ही 2008 में इस प्राइज़ को देना शुरू किया, और 2000 ईस्वी के आसपास इनका जो फाउंडेशन था 340 मिलियन में केविको कंपनी को बेचा, और इन्होंने 340 मिलियन डॉलर में बेचा, और उसके पश्चात इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जो केविल प्राइज़ देने का काम करती है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस और लेटर्स के साथ मिलकर ये प्राइज़ बांटने का काम करती है, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग साइंस से जुड़े हुए क्षेत्र जो हैं, कला से जुड़े हुए क्षेत्र जो हैं, उनमें ये अपना प्राइज़ देने का काम करते हैं। बड़ा ही प्रतिष्ठित इसको माना जाता है। और इनकी खासियत क्या है इस प्राइज़ की, जैसे नोबेल की एक कमजोरी है, नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो हाल के वर्षों में आपने कौन से काम किए हैं, हाल के 1 साल का काम देखा जाता है, हाल के 2-3 सालों का काम देखा जाता है कि भाई उसमें आपने क्या काम किया, उसके आधार पर नोबेल प्राइज़ आपको दिया जाता है। जबकि जो केविल प्राइज़ है इसकी ये कमजोरी को दूर किया इसने, आपने कभी भी कोई अच्छा काम किया होगा तो आपको ये प्राइज़ दिया जाएगा। तो केविल प्राइज़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये दिया जाता है। अभी कुछ हार्वर्ड के प्रोफेसर्स को दिया गया है, जिनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेसेसरी नहीं है, नाम नहीं पूछेगा आपसे इस प्राइज़ के बारे में ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि अभी चर्चा में आया है ये, और इसको कोशिश की जा रही है कि स्थापित किया जाए। तो केविल प्राइज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा है, नज़र जाएगा तो ज़रूर पूछ लेगा आपसे, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया है। टेस्ट सीरीज से जुड़िए, 71 बीपीएससी आंसर राइटिंग से भी जुड़िए, आप यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छा रहेगा आपके लिए जुड़ेंगे तो। थैंक यू सो मच आप सभी का।